हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं लेखक परिचय, लेखक का साहित्यिक परिचय। और सबसे इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय जो है हिंदी साहित्य में अगर हम बात करें तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब का परिचय। देखो, अगर हिंदी साहित्य में जो लेखक परिचय पूछा जाएगा, पिछली साल अगर लास्ट ईयर के एग्जाम में आचार्य शुक्ल साहब का नहीं पूछा तो आप 100% मान करके चलिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब का लेखक का साहित्यिक परिचय जरूर पूछा जाएगा, मतलब 100% पूछा जाएगा। तो इसलिए ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए। इसे कंप्लीटली देखिएगा, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। और जैसे हमने पिछले जो हमारी क्लास रही थी साहित्य की, उसमें हमने जो कवि परिचय, मोस्ट इंपोर्टेंट कवियों में अगर पूछा जाएगा ना साहित्यिक परिचय, तो हमने पढ़ा था जयशंकर प्रसाद साहब का। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था किस तरीके से उनका भाव पक्ष लिखना है, कला पक्ष लिखना है, उनकी जो रचना है उनकी किस तरीके से हमने उन्हें याद करा था एक दूसरे के साथ जोड़ करके। तो वैसी वैसी ये क्लास होने वाली है। यहाँ पर भी हम उनका भाव पक्ष देखेंगे, कला पक्ष देखेंगे और इनकी रचनाएं देखेंगे। ठीक है, वैसे हालांकि हम सभी जो लेखक हैं, महत्वपूर्ण लेखक, उनका सबका करेंगे परिचय, साहित्यिक परिचय, और कवियों का भी साहित्यिक परिचय करेंगे। एक बात और बता देता हूं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहां साहित्यिक परिचय जब लिखते हैं तो साहित्यिक परिचय में हमें उस लेखक या उस कवि के जन्म के बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, बट नहीं लिखा जाता है। साहित्यिक परिचय आप शब्द से ही, आप यहां पे देखो, जैसे प्रश्न आएगा ना कि आज रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय दीजिए। जब साहित्यिक परिचय पूछा जा रहा है भाई, तो आप लोग क्यों लिखोगे उनका व्यक्तिगत परिचय? ठीक है ना, तो आपको साहित्यिक परिचय पूछा है तो साहित्यिक परिचय ही लिखिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीके से हम करने जा रहे हैं आचार्य शुक्ल साहब का साहित्यिक परिचय। चलिए शुरू करते हैं। तीन चीजें हमने देखी थी कि जब हम साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं भाव पक्ष। उसके बाद तो हम पहला क्या लिखते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, पहला हम लिखते हैं भाव पक्ष। उसके बाद फिर हम लिखते हैं बच्चों कला पक्ष, और उसके बाद है ना कला पक्ष, और उसके बाद हम लिखते हैं रचनाएं। तीसरा जो है वो लिखते हैं रचनाएं। और उसके बाद अगर उस कवि या लेखक को पुरस्कार मिले हैं या सम्मान मिला है कोई, तो पुरस्कार, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सम्मान। तो ये चीजें साहित्यिक परिचय में लिखी जाती है। 2 नंबर का प्रश्न है, ज्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आप 2-2, 3-3 लाइनें भी लिखते हैं प्रत्येक में तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम लिखते हैं आचार्य शुक्ल साहब का, आप रटने की कोशिश मत करिए, एक ओवरव्यू दिमाग में रखिए कि हमने आचार्य शुक्ल साहब का कौन सा अध्याय पढ़ा है। उस अध्याय को पढ़ करके दिमाग में विचार रखिए कि अच्छा उस अध्याय में उन्होंने क्या क्या चीजें बताई थी। तो अगर आपको इनका आचार्य शुक्ल साहब का कोई पाठ अगर याद आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको सारी चीजें याद आ जाएगी। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल साहब का अगर हम देखें ओवरऑल, तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि हिंदी साहित्य का आधार ही यहीं से शुरू होता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के एक महान स्तंभ थे। इस तरीके से लिखना है। हिंदी साहित्य के मतलब एक आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इनकी, पहले तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास, और दूसरा है ये हिंदी में आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। वे उच्च कोटि के आलोचक रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए कि साहित्य चिंतक और इतिहास लेखक के रूप में जाने जाते हैं। वे आलोचना सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अब ये भाव पक्ष में हमने लिख दिया। भाव में ये होता है इनका मुख्य संदेश क्या है, साहित्य में इनका योगदान का जो मुख्य संदेश है वो क्या है। तो क्या क्या है कि एक तो हिंदी साहित्य में हिंदी आलोचक सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। आप चाहो तो इस पंक्ति को सबसे पहले भी लिख सकते हो, मतलब कुछ ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर पे इंप्रेस पड़ना चाहिए, एग्जामिनर को लगना चाहिए हाँ इस बच्चे ने सबसे हट करके लिखा है और बिल्कुल सही भी लिखा है, बिल्कुल सटीक भी लिखा है। अब जनरली नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जिनका कंपलसरी और साहित्य दोनों सब्जेक्ट है, तो कंपलसरी में याद करते हैं वो का वो सोचते हैं इसमें हम काम में ले लेंगे, बट कंपलसरी में तो अलग चीज होती है और साहित्य में अलग चीज होती है। और जो स्टूडेंट साहित्य का स्टूडेंट होता है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखे, मतलब कुछ अच्छी चीजें लिखे, क्योंकि साहित्य में डिटेल जो है वो स्टडी की जाती है। तो भाई आपको लिखना है, आप यहां से ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि हिंदी में आलोचना सम्राट के नाम से जाने जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब जो है ये हिंदी साहित्य के एक महान स्तंभ माने जाते हैं। मतलब एक पंक्ति में बहुत सारी चीजें एक साथ लिखने की कोशिश करिए, और ताकि उससे क्या होगा कि कम से कम शब्दों में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी
जानकारी एग्जामिनर को दे सकें, क्योंकि हमारे पास शब्द सीमा होती है, उस शब्द सीमा से ज्यादा आप नहीं लिख सकते। तो उस शब्द सीमा के भीतर आप बहुत सारी चीजें एग्जामिनर को कैसे दे सकते हैं, उसे कहते हैं गागर में सागर भरना। तो हम इस तरीके से, देखो मैंने आपको इस तरीके से लिखा है ना, तो आप सेम टू सेम रटिए मत, थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी लाइए और इनको अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करिए। और जब एक बार पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद समराइज करने की कोशिश करिए कि आपने जब ये चैप्टर पढ़ा तो आपको कितना याद रहा है, उसके आधार पर आप लिखिए। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। आचार्य शुक्ल साहब हिंदी साहित्य के महान स्तंभ, आलोचक सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। न केवल इन्होंने एक विधा में लिखा, बल्कि इन्होंने हिंदी में आलोचनाएं भी लिखी, इन्होंने हिंदी में निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं इन्होंने, और साथ ही साथ साहित्य चिंतक और इतिहास लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या चीज हुई, सबसे पहले तो हिंदी साहित्य के इतिहास के एक प्रसिद्ध स्तंभ है, आलोचना सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये एक निबंधकार भी रहे हैं, साहित्य चिंतक भी रहे हैं और इतिहास लेखक भी रहे हैं। तो 4-5 पॉइंट आपके भाव पक्ष में बन गए। अब चलते हैं कला पक्ष में। कला पक्ष में हम इनकी भाषा की विशेषताओं की बात करेंगे। भाषा कैसी है, कला का मतलब क्या है, मतलब उनकी भाषा शैली कैसी है, भाषा में क्या क्या विशेषता है, वो आएगा कला पक्ष में। रटना नहीं है चीजों, मैं बार बार बता रहा हूं। भाव पक्ष लिख दीजिए, कला पक्ष लिख दीजिए, रचना लिख दीजिए, सम्मान लिख दीजिए, हो गया आपका काम कंप्लीट। 2 नंबर। रेगुलर जब आप मेरे साथ इस तरीके का अभ्यास करेंगे ना, तो 2, 3, 4 ये साहित्यिक परिचय पढ़ने के बाद तो आप खुद अभ्यस्त हो जाएंगे और खुद जो है ना बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, हाँ ये तो मैं लिख सकता हूं। तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। आपका ना आई कैन डू, मतलब कोशिश करिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं करनी है आपको। देखो अब यहां पे हम पढ़ेंगे हम यहां पे देखेंगे भाषा शैली। तो भाषा शैली की अगर हम बात करें, आचार्य शुक्ल साहब की भाषा, वैसे तो भाषा इनकी परिष्कृत भाषा है क्योंकि आलोचक रहे हैं, लेकिन फिर भी सरल भी है। और इन्होंने अलग अलग प्रकार की शैलियां जैसे विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। जब निबंधकार है तो भाई निबंधकार तो विवेचनात्मक शैली लिखेगा। तो आचार्य शुक्ल ने संस्कृत तत्सम शब्दावली युक्त और मुहावरेदार परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। यह चीज आपको लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक साहित्यकार होता है, जो एक आलोचक होता है, जो एक निबंधकार होता है, वो तो बिल्कुल साहित्यिक भाषा का प्रयोग करेगा, वो तो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करेगा, वो तो संस्कृत युक्त तत्सम शब्दावली का प्रयोग करेगा। तो भाषा थोड़ी सी जटिल हो जाती है, थोड़ी सी भाषा उच्च एकदम परिष्कृत हो जाती है, उच्च कोटि की भाषा हो जाती है। जैसे हमने देखो जयशंकर प्रसाद जी में, मैं आपको यहाँ पे तुलनात्मक रूप से चीजें बता रहा हूं ताकि आपको बाकी जो लेखक है, कवि है, उनका भी थोड़ा सा इनके साथ याद होता है। कई कवि लेखक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी रचनाओं में, चाहे वो कवि हो चाहे लेखक हो। और कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं जो बहुत ही उच्च कोटि की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर फिर भी बड़े प्रभावशाली होते हैं। तो ऐसे ही है जयशंकर प्रसाद, ऐसे ही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है कि उनके साहित्य में भी देखो तत्सम संस्कृत युक्त तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ था। किसका, जयशंकर प्रसाद साहब की रचना हमने पढ़ी थी वहां पर भी। और इनके रचनाओं में भी संस्कृत युक्त तत्सम शब्दावली का प्रयोग होता है। तत्सम शब्द बच्चों वो कहते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं और थोड़े से जटिल होते हैं, तो इनका प्रयोग किया। और साथ ही साथ यहां पर भी इन्होंने परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। उसके बाद देखो शुक्ल जी की गद्य शैली विवेचनात्मक है, जिसमें विचार, अब देखो विवेचनात्मक है ना, क्योंकि निबंध लिखेगा व्यक्ति तो विवेचनात्मक ही लिखेगा, विवेचना करेगा, लंबी लंबी बड़ी बड़ी व्याख्याएं वहां पे आएगी, तो विवेचनात्मक है, ध्यान रखना। क्योंकि ये निबंधकार है, क्योंकि आलोचक है। मैं बार बार आपको भाव पक्ष में ले जा रहा हूं, फिर आपको कला पक्ष में आना है कि जब भाव ऐसा है तो कला कैसी होगी। तो कला तो बिल्कुल उनकी अप्रतिभाशाली होगी, अप्रत्याशित होगी। तो अब देखो इनमें क्या क्या विशेषता मिलती है, विचार प्रधानता, सूक्ष्म तर्क योजना, क्योंकि कोई साहित्यकार जब इतना बड़ा साहित्यकार है तो बहुत गहराई से हर एक शब्द पर उसका उस तर्क के साथ उसका विवेचन करेगा। सादृश्यता, चीजों को आपस में मिलाना, व्यंग्य विनोद का भी योगदान है, तो हल्का सा व्यंग्य भी करता है ताकि डायरेक्टली ना कहकर के किसी चीज को अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो उसका काम हो जाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अब देखो भाषा की विशेषता क्या है कि इनके भाषा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे तर्कपूर्ण विश्लेषण हुआ है, भाषा की सरलता, विचारों की गहराई, विषय के अनुसार वे कभी व्याख्यात्मक शैली का तो कभी आलोचनात्मक शैली का जो है शैली की चमत्कारिकता, तो कभी हास्य व्यंगिक प्रधान शैली का प्रयोग करते हैं। 3 चीजें लिखनी है, व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक और हास्यपरक व्यंग्य। आप याद करिए
कि जो हमने आचार्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की छाया स्मृति, इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है ना, शुक्ल साहब का। तो वो जो है ना एक उच्च कोटि का निबंध है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो देखो अब हम अगर कला पक्ष की बात करें तो कला पक्ष में हम क्या क्या लिखेंगे, इनकी भाषाओं की विशेषता बताएंगे। भाषा कैसी है, संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में इनके जो निबंध हैं और इनकी जो आलोचना है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। सूक्ष्म तर्क योजना का जो है वो हमें देखने को मिलती है। व्यंग्य विनोद का पुट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्योंकि जो हर चीज को है ना वो तर्क के आधार पर जांचने का परखने का प्रयास करते हैं। तो हम देखो अगर बात करें आलोचना, विवेचन, आलोचना, व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक और चमत्कारिकता से युक्त हास्य प्रधान व्यंग्य शैली का प्रयोग जो है वो इनकी रचनाओं में हुआ है। तो ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया। भाव पक्ष हमने देख लिया, कला पक्ष इनका देख लिया, और अब हम चलते हैं इनकी रचनाओं की तरफ। इनकी खास प्रसिद्ध रचना इस प्रकार है, हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी जटिल, आपको थोड़ा सा एक इनको कनेक्ट करना पड़ेगा, को रिलेट करना पड़ेगा एक तरीके से, तभी याद हो पाएगा। तो सबसे सर्वप्रसिद्ध रचना तो आप लिखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में फिर जब है ना एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आप जैसे भी अपने हिसाब से लिखना चाहे एग्जाम में लिख सकते हैं, बट एक बार जोड़ करके इन्हें याद तो कर लीजिए। आपको पता तो होना चाहिए कि कौन से लेखक की या कौन से कवि की कौन सी रचना है। तो देखो हम बात करेंगे भाई हिंदी साहित्य का इतिहास, यहां से शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने क्या क्या लिखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने देखो तुलसीदास, सूरदास, जायसी, उसके बाद भ्रमर गीत, इन सभी का वर्णन किया है। हालांकि इसमें किया नहीं है, ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का इतिहास अलग चीज है, ये अलग चीज है, बट याद रखने के लिए मैं कह रहा हूं कि भाई हिंदी साहित्य का इतिहास हो तो इतिहास में किस किस को शामिल किया है। सूरदास को भी शामिल कर दिया, तुलसीदास को भी शामिल कर दिया, मलिक मोहम्मद जायसी को भी शामिल कर दिया, भ्रमर गीत सार है उसको भी इन्होंने शामिल कर दिया। इसके अलावा देखो हिंदी शब्द सागर, ये भी इन्होंने हिंदी साहित्य में शामिल कर दिया। काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी, ये सारी चीजों को इन्होंने इसमें शामिल कर दिया। फिर इनका चिंतामणि और रस मीमांसा, ये रचनाएं भी इनकी हो गई। और फिर 11 वर्ष का समय और बुद्ध और अभिमन्यु वध और बुद्ध चरित, ये इनके काव्य संग्रह हैं। तो आप इन्हें आपस में जोड़िए, जैसे भी कोरिलेट कर सके कोरिलेट करिए। मैंने अपने मन में इसे कोरिलेट कर रखा है, अगर मुझे लिखना पड़े तो एक दो को छोड़ करके सारी रचनाएं हम लिख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोरिलेट करिए, कैसे भी आपस में इनको जोड़िए, और जोड़ करके इस प्रकार की रचनाओं को आप चाहो तो इनको जोड़ करके एक सूत्र बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आप यहां पे लिखेंगे शुक्ल, और अब एक सूत्र बना लो और उस सूत्र के हिसाब से इन्हें याद कर लो। देखता हूं अगर आपसे सूत्र बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो जब हम इसका रिवीजन करेंगे ना फाइनली, उस दिन मैं एक बेस्ट सूत्र आपका बना करके इसका दे दूंगा। पर कोशिश करके आप इन सबको जो है कोरिलेट करने की कोशिश करिए। या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई 11 वर्ष हिंदी साहित्य के 11 वर्ष के इतिहास में आचार्य शुक्ल साहब ने इन समस्त चीजों को शामिल किया है। क्या क्या शामिल किया है? मलिक मोहम्मद जायसी साहब को, भ्रमर गीतसार को, तुलसीदास को, सूरदास को, रस मीमांसा और प्रबंध, वो रस मीमांसा, चिंतामणि है ना। उसके बाद आप फिर लिखेंगे इनकी जो विभिन्न पत्रिका है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी, ये सारी रचनाएं जो है ना इस तरीके से आप कोरिलेट करोगे तो आपका है इनका जो है वो आचार्य शुक्ल साहब का साहित्यिक परिचय कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि मैंने ज्यादा टाइम लिया है आपको समझाने के लिए, मैं इस तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप अगर इस तरीके से अगर चीजों याद कर लेते हैं ना बच्चों, तो आपका 10-15 मिनट का टाइम शुरुआत में जरूर लगेगा, आज जैसे लगेगा जब पढ़ेंगे तब, लेकिन एग्जाम में मोस्टली आप इसे 2 से 3 मिनट में कंप्लीटली इसे कर लोगे और आपके 2 में से 2 नंबर पक्के हैं बच्चों। 2 नंबर का लेखक परिचय आएगा और 2 नंबर का ही आपका कवि परिचय आएगा। तो 2 लेखक का और 2 जो है वो कवि का, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे सिर्फ 4 मिनट में। इतना अभ्यास करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए, इतना अच्छी तैयारी करके जाइए कि आपको एग्जाम में जरा भी वेट ना करना पड़े, किसी सब प्रश्न पर सोचने का टाइम खराब ना करना पड़े। फट गए प्रश्न पढ़ा, आराम से ध्यान से सहज भाव से बिल्कुल उसका आंसर लिखा, फिर आगे बढ़े। ऐसे
लिखते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और जब रिजल्ट आएगा तो आपके हिंदी साहित्य में 100 आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से 100 नंबर आपको लाने हैं। बोर्ड का एग्जाम का पेपर आएगा 80 नंबर का प्लस 20 के शतरांक, आपको 100 में से 100 लाने हैं। और नेक्स्ट ईयर जो बच्चे 12th में आएंगे वो आपकी कॉपी देखेंगे, टॉपर स्टूडेंट की कॉपी में आपका नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो बच्चों हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में तो इतना ही। और नेक्स्ट जो है ना, अभी हमने सारे जो कवि हैं, सारे लेखक हैं, उनका सबका कंप्लीटली तैयार कर लिया। जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का साहित्यिक परिचय लिखिए, तो ये अपन आगे लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसको भी मैंने बहुत एक दूसरे की चीजों से कोरिलेट करते हुए इसे हम तैयार किया है, तो ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो देखो, इससे पहले हमने जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय देखा, उसके बाद हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब का साहित्यिक परिचय देखा, और आने वाली हमारी क्लासेज में हम बाकी जितने भी लेखक और कवि परिचय हैं वो देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।